Namaskar. Distinguished dignitaries, eminent speakers, representatives from the government, industry, academia, FPO, farmers, and all those who are joining and connecting through the virtual media. A very good morning and a very warm welcome to the first edition of the CII NCDX FPO Summit 2022. हम हृदय से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं गणमान्य अतिथियों का जो वर्चुअल माध्यम के जरिए जुड़ अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस समिट की एक बेजोड़ शुरुआत कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। हार्दिक स्वागत माननीय राज्य मंत्री महोदय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री कैलाश चौधरी जी का। We also warmly welcome Dr. G.R. Chintala, Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development, Mr. S.K. Mohanty, whole-time member, Securities and Exchange Board of India, Mr. K.V. Rao, Managing Director, NAPCONS, Mr. Arun Raste, Managing Director, NCDX, Mr. Sanjeev Puri, Chairman, CII National Council on Agriculture and CMD ITC Limited, and Ms. Meetu Kapoor, Executive Director, CII. आर्थर कीथ के शब्दों में, कृषि की खोज एक सभ्य जीवन की ओर पहला बड़ा कदम था और CII NCDX की ओर से आयोजित आज की ये समिट एक बेजोड़ प्रयास है FBO को और भी सक्षम बना कृषि और किसान को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का। FPO फार्म प्रोड्यूस के एक समूहक के रूप में उभरता हुआ किसानों को सीधे मार्केट से जोड़ता इकोनॉमीज ऑफ स्केल के सुनहरे नतीजे उपजाने का एक बेमिसाल जरिया है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के जरिए डिमांड और आउटपुट के एकत्रीकरण से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक माध्यम बनते हुए FPO किसानों के लिए उत्पादन लागत कम करते हेतु वृद्धि सुनिश्चित कर किसानों की आय बढ़ाने का, कृषि की तस्वीर बेहतर करने का एक बेजोड़ तरीका है। इसी सब के मद्देनजर आज की ये समिट का लक्ष्य है FPO से जुड़े एग्री वैल्यू चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को कॉमन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना और FPO के तहत बदलती समूची एग्री वैल्यू चेन की एक तस्वीर उभारना। तो आइए आगाज करते हैं इस सफर का। With these words, may I please invite Mr. Sanjeev Puri, Chairman, CII National Council on Agriculture and CMD ITC Limited, for his opening remarks. Thank you. Good morning. माननीय मंत्री जी, श्री कैलाश चौधरी जी, डॉक्टर चिंतालिया, Mr. S.K. Mohanty, Mr. K.V. Rao, Mr. Arun Raste, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcome all of you to the FPO Summit 2022, जो कि CII और NCDX ने jointly organize किया है और इसमें NAPCON और NABARD की पार्टनरशिप के साथ ये आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा और आभार प्रकट करता हूं, आपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकाला यहाँ FPO समिट में आने के लिए। इससे काफी एनकरेजमेंट मिलेगा सब स्टेक होल्डर्स को और इससे ये भी पता लगता है कि कितना आप इस विषय को कितना इम्पोर्टेंस करते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है, इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा एरेबल लैंड है और एग्रीकल्चर का पोटेंशियल इमेंस है। आज की तारीख में सिर्फ 7% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है
और इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में सिर्फ 3% है, जबकि काफी आइटम में इंडिया एक लीडरशिप के पोजीशन में है। और दुनिया में जो डिमांड आ रही है, जो डाइट पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उससे एकदम क्लियर है कि अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल बहुत है। एक एक एस्टिमेट भी है कि हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को डबल कर सकते हैं, और आज की तारीख में सिर्फ 15% वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट है, उसको भी मिक्स में बढ़ा के 40-50% तक ले आया जा सकता है। और इससे एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में प्रोसेसिंग करने से भी काफी एफिशिएंसीज आती हैं, और इसको इसको अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को और भी ज्यादा कंपेटिटिव बनाने की जरूरत है, क्वालिटी को अपग्रेड करने की जरूरत है। और ग्लोबली ये क्लाइमेट क्राइसिस का भी असर एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पड़ रहा है। तो इस एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में क्लाइमेट क्राइसिस को फेस करने के लिए कैसे रेजिलियंस बिल्ड हो सकता है, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी और नो हाउ जरूरी है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है एक्सपोर्ट का पूरा पोटेंशियल लाने के लिए। और इसी ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि नियरली इंडिया में लगभग 50% जो वर्कफोर्स है हिंदुस्तान में वो एग्रीकल्चर में है, और फार्मर इनकम्स मल्टीप्लाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस वैल्यू चेन में प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी और मार्केट लिंकेजेस और मजबूत किए जाएं, और क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड किया जाए। और इसके लिए मिनिस्ट्री ने रिसेंट पास्ट में काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉलिसीज अनाउंस की हैं, और इसमें से मेरे हिसाब से सबसे फाउंडेशनल और सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है एक एफपीओ की। बिकॉज एफपीओ एक बिल्डिंग ब्लॉक है एग्रीकल्चर, कंपेरेटिव एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का। और एफपीओ से जब एक फार्मर की कलेक्टिव आती है, कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, और इसमें नो हाउ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन पास करने में एफिशिएंसी आएगी, और इफेक्टिवली हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में लगभग 120 से 140 फार्मर्स हैं। दूसरा, जो जो इनपुट्स चाहिए, सही तरीके की इनपुट्स चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी भी बेटर हो सकती है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव बन जाएगा, और इसमें नेगोशिएटिंग पावर भी आएगा, कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आएगा। और तीसरा है कि एक कलेक्टिव एक अपनी एक तरीके से मार्केट लिंकेज भी बना सकते हैं। और अगर एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट बेस्ड फार्मिंग की जाए, जैसे कि सस्टेनेबल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, तो ये इसकी इसकी अलग तरीके से डिमांड है, अलग अलग मार्केट है, अलग बायर्स हैं, तो उनके साथ लिंक करके तो इससे भी एफिशिएंसी आ सकती है। और ये बहुत सीआईआई मेंबर्स में इसमें बहुत कमिटमेंट है एफपीओ के लिए। सीआईआई में एक टास्क फोर्स है जो एफपीओ की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रही है, उसको कैसे टेक्नोलॉजिकली इनेबल करना है उसके लिए काम कर रही है। और सीआईआई ने एक सीआईआई एफपीओ बिजनेस यूनिट भी बनाया है, जिससे सर्विसेज दिए जाएं एफपीओस को, और इसमें नबार्ड की पार्टनरशिप के साथ बर्ड कंसल्टिंग जो है उनके साथ मिलके एफपीओ की कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। और इन सब का जो जो मिनिस्ट्री की जो पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, उससे प्रोग्रेसिवली ये देखा जा रहा है कि और एफपीओस बन रहे हैं, कुछ बहुत सक्सेसफुल हैं, कुछ नए हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी इसका सीआईआई मेंबरशिप में भी बहुत इंटरेस्ट है, और हम लोग एफपीओ को अपने बिजनेस प्लान में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आज का ये जो समिट है उसका वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि ये वैल्यू चेन से, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन से जितने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एक साथ आके डिस्कस करें,
एफपीओज बनाने में क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या सक्सेसफुल लेसन्स हैं, किस एरिया में कुछ तकलीफ है और उसको उसको कैसे हल किया जा सकता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है और इससे उम्मीद है कि ये डिबेट के बाद ये जो एफपीओ की मूवमेंट है और सॉलिडिफाई होगी और बढ़त आएगी इसमें। एक बार फिर माननीय मंत्री जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आप आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के इस समिट में आप पार्टिसिपेट हुए। थैंक यू। Thank you, sir. May I now please request Mr. Arun Raste, Managing Director, NCDX, to kindly address us. नमस्कार आदरणीय मंत्री जी, मेरे प्यारे पैनलिस्ट और सभी उपस्थित एफपीओज। इस कार्यक्रम में 2 या 3 चीजों के बारे में मैं सिर्फ बात करना चाहूंगा मंत्री जी की उपस्थिति में। हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा साल है ये, क्योंकि करीब 316 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इस साल हम कर रहे हैं। करीब 7 क्रॉप्स ऐसी हैं जैसे वीट, मेज, पल्सेस, चना, मस्टर्ड और शुगर केन, जिसमें तो रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है इस साल। तो आज तक इतना उत्पादन कभी नहीं हुआ था। करीब 7 मिलियन टन फूड का एक्सपोर्ट हो रहा है इस साल और करीब 43 बिलियन वर्थ ऑफ एग्री एक्सपोर्ट्स इस साल हम कर पा रहे हैं। तो देश की कृषि के लिए तो एक बहुत अच्छा साल है ये। चीज में बहुत अच्छी जो हुई है कि एडी गोरवाला जी ने करीब 75 साल पहले कहा था कि कोऑपरेशन इज द वे। उसके बाद पिछले 3 साल में कोऑपरेशन एक दूसरे फॉर्म में, कोऑपरेटिव्स के फॉर्म में नहीं बट एफपीओज के फॉर्म में इस सरकार ने काफी उनके प्रमोशन के लिए कोशिश करना शुरू किया है। और आज की तारीख में जो 10,000 एफपीओज की बात करते हैं कि बजट में कहा गया था कि 10,000 एफपीओज बनाने हैं। मैं कल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटा देख रहा था, करीब 14,731 एफपीसी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तो 10,000 का लक्ष्य हम पहले ही पार कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तीसरी चीज ये है कि जब हम एफपीओज के बारे में देखते हैं तो एक नया मैनेजमेंट का अंदाज एफपीओज में आया है, जिसके लिए मैं नाबार्ड और एसएफएसी दोनों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन दोनों ने मैनेजमेंट के लिए जो सपोर्ट किया है एफपीओज को, ये काबिले तारीफ है। चौथी और पांचवी चीजें बड़ी सिंपल हैं। तो जो तकलीफें हैं, तो मैं चाहता था कि मंत्री जी को भी इसके बारे में थोड़ा आगाह करा दें कि कुछ तकलीफें हैं जो दूर करना बहुत जरूरी होगा और मंत्री जी के माध्यम से हम चाहेंगे कि सरकार तक इन बातों को पहुंचा सके। एक तो यही कि जो क्रेडिट नीड्स है एफपीओज की, उसके बारे में अगर मंत्री जी कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उस तरह एफपीओ के लिए अगर एफपीसी क्रेडिट कार्ड बन जाए तो ये एफपीओ को हर बार जो बैंकों के पास जाना पड़ता है अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए या अपनी टर्म लोन के लिए, ये खत्म हो जाएगी। किसी एफपीओ में करीब 500 अगर मेंबर हैं और किसान क्रेडिट कार्ड में अगर 50,000 रुपए या 3 लाख रुपए दे सकते हैं, तो 500 इंटू 3 लाख, अगर 15 लाख की लिमिट अगर एफपीओ को दे दिए जाए तो एक ही बार में उसकी टर्म और प्रोड्यूसर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो मंत्री जी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार तक ये बात पहुंचाए तो एफपीओ के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। और दूसरा ये है कि एफपीओ आज भी 12 से 18% पे अपनी बोरोइंग करते हैं और बैंक इस वक्त भी एफपीओ को बहुत आसानी से पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये एक सोचने योग्य विषय है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सर लेना इसके लिए आपको बहुत जरूरी होगा कि एफपीओ को भी 6% तक, जब किसानों को अगर 6% पे या 7% पे 8% पे पैसा मिल सकता है, एफपीओ को भी किसानों की ही संगठना है, तो उनको भी 12 या 18 की जगह अगर 6 या 7% पे पैसा मिल जाए तो इसके लिए बहुत सुविधा होगी। और तीसरी एक छोटी सी चीज जो है कि हम लोग वेयर हाउसिंग, जितना ज्यादा हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है, एफपीओ अगर वेयर हाउस खुद बना लें और उनके लिए उनको थोड़ा लोन मुहैया करा दें, तो हमारे यहाँ जो संस्करण और भंडारण की जो सुविधाएं हैं गाँव में, वो भी बढ़ जाएगी और इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो जाएगा। माननीय मंत्री जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि इन तीनों के लिए अगर आप एफपीओ को सपोर्ट कर दें तो ये जो हम 316 मिलियन टन इस साल कर रहे हैं, अगले साल 25% इसमें और बढ़त होगी और हमारा एग्री एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएगा। सभी जितने भी एफपीओ देश में है वो चाहते हैं कि देश जो आज नंबर 4 की इकोनॉमी है, नंबर 2 या नंबर 3 पर आ जाए बहुत जल्दी, और कृषि क्षेत्र का इसमें पूरा योगदान रहेगा। मैं पूरे एफपीओ जितने भी हैं, एनसीडीएक्स से जुड़े हुए हैं, बाकी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं उनके इस उपलब्धि में, उनके योगदान के लिए। धन्यवाद।
Thank you, sir. मेरा आग्रह है मिस्टर केवी राव, मैनेजिंग डायरेक्टर नैपकॉन्स से कि वे कृपया सभी को संबोधित करें। आदरणीय मंत्री महोदय श्री कैलाश चौधरी जी, awaited chief guest Shri Narendra Thomas Sahab, Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shri G.R. Chintala, Chairman NABARD, Mr. Arun Raste, Managing Director NCDEX, S.K. Mohanty ji, Full-time Director SEBI, और सभी experts of the field, farmers, and those who are participating on behalf of the various institutions. Sabhi ko namaskar. Today's seminar has been sponsored by NAPCONS, a wholly owned subsidiary of NABARD. This study of Farmers Producers Organization. So we have taken up with the help of CII FACE and NCDEX to document some of the success stories and also to document the happenings in the various farmers producer organization so that the issues could be listed and brought to the respective organizations so that the issues will be addressed. All of us are aware that the farmers producer organization and the aggregation of the farmers produce and their services has been gaining importance in the form of farmers producer organizations. NABARD for the last 12 years has been in bringing the various farmers producers organizations in various formats and as a promoter of the produce fund. So we have promoted about 2,200 farmers producer organizations. Besides that, another 3,000 farmers producer organizations have also been developed. From some of them, and also the farmers producer organizations promoted by the other institutions, we have chosen 25 farmers producer organizations and brought out this booklet, which is very valuable, and we are thankful to CII FACE and NCDEX in associating in this noble cause. We are aware that 50% of our farmers are small and marginal farmers, and there is need to organize them. And farmers producer organization is one such method wherein the farmer will be coming by contributing share capital, taking the help of the share capital contribution from the organizations like SFAC and others, and taking the loan from various banks and also non-financial institutions. But we have observed that there is need to further organize these farmers producer organizations in terms of their individual capability, and as the directors of these farmers producer organizations, there is need to equip the chief executive officer who is running these farmers producer organizations. Besides transfer of technology, which is latestly available from the various agricultural universities, from the various private institutions, including that of the various improved techniques and others that they have to be transferred. So we are very much thankful for the association of CII and NCDEX in the study of critical study of successful farmers producers organizations, and we wish that the observations the outcome of this study will be taken forward by all. Today's session is organized in 4 technical input sessions, specifically focusing based on the outcome of the current study. I thank everybody for joining today's session, and I wish today's this webinar a grand success. Thank you. Thank you. Thank you, sir.
May I now please request Mr. S.K. Mohanty, whole-time member, Securities and Exchange Board of India, to kindly address us. आदरणीय मंत्री महोदय जी, पुरी साहब, मिस्टर रास्ते, चिंतारा साहब एंड खास करके हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आए हुए हैं आज सुनने के लिए, और सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं बहुत खुश हूँ कि इस मौके पे मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है। और जैसे कि जानते हैं कि सब लोग कि ये वायदा बाजार जो है कमोडिटी का, ये जो डेरिवेटिव मार्केट है, ये पहले फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन के अंदर रेगुलेट हुआ करता था। 2015 ऑनवर्ड्स फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन जब सेबी के साथ मर्ज हो गया है, उसके बाद कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जो वायदा बाजार है वो अभी सेबी के देखरेख में पिछले 5-5.5 साल से चल रहा है। और हम पूरी भर के कोशिश किए हैं इस मार्केट का सारे सुविधाएं, सारे रिस्क मैनेजमेंट, सारे सेफ्टी, सारे इंटीग्रिटी जो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, सारे सब उपलब्ध है अभी इसमें। ये मार्केट सबसे ज़्यादा अभी सेफ एंड सिक्योर्ड है। और ये हम लगातार फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ जहाँ जब भी मिलते हैं ये बताते हैं। और पहले ये मार्केट में फ्यूचर्स का ट्रेडिंग हुआ करता था। अब हम लोग जब से ऑप्शंस, खास करके ऑप्शन इन कमोडिटीज, ऑप्शन इन गुड, वो लॉन्च किया, उसके बाद हम लोग एनसीडीएस के साथ मिलकर हर समय फार्मर्स को, एफपीओस को ये बोलते हैं ये जो ऑप्शंस है ये सबसे सही प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए, आप इसको चुनिए। वैसे इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट जो है बहुत पुराना है। वो 1875 से कॉटन ट्रेडर्स एसोसिएशन से चालू हो गया था। बीच में लगातार बैन ये वो चलता रहा, लेकिन यही 2003 में इसी सरकार जब थे तो इसी सरकार के अंडर ही ये मार्केट लिबरेट हुआ है। और एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए तब से ये मार्केट चल रहा है। नेशनल लेवल का एक्सचेंजेस खोले तब से, और बड़े पैमाने पे पैन इंडिया लेवल पे ये ट्रेड्स होते हैं। ये वायदा बाजार हम जहाँ जाते हैं फार्मर्स को यही बोलते हैं कि दो तरीके का मार्केट तो आप जानते हैं। एक प्राइमरी मार्केट है जहाँ मंडी में आप लोग आते हो और आपका सामान बेचते हो, और सेकेंडरी मार्केट में जहाँ ट्रेडर्स और एक ट्रेडर को बेचता है, आपका सामान लेके फर्दर ऑनवर्ड बेचता है। लेकिन दोनों मार्केट में आपको आज के दिन का प्राइस में जो आपका तोल भाव हुआ और नेगोशिएशन हुआ उसके बेसिस पे आप लोग बेचते हो, या आपका बिहाफ में आपका ट्रेडर आपसे ले गया और बेचता है। लेकिन ये वायदा बाजार ऐसा बाजार है जहां ये भविष्य में 3 महीने के बाद क्या प्राइस होने वाला है ये आपको उसका सिग्नल मिलता है। क्योंकि सारे लोग फ्यूचर्स का ही स्पेकुलेट करते हैं, फ्यूचर्स के बारे में, भाव के बारे में सोचते हैं। वो उनका जानकारी के बेसिस पे कि क्या डिमांड सप्लाई सिनेरियो है, ये कमोडिटी, ये क्रॉप जो है इस बार कितने उत्पादन होने वाला है, सब अपना अपना रिसर्च लगा के अकॉर्डिंगली 3 महीने का भाव अभी आज के दिन में तय करते हैं। और ये फार्मर इस मार्केट में पार्टिसिपेट करे या ना करे, ये जो सिग्नल मिलता है और ट्रांसपेरेंटली मिलता है, एनसीडीएस के एक्सचेंज के स्क्रीन पे मिलता है, सारे भारत में सब जगह मिलता है। ये एक जरिया है जिसके थ्रू फार्मर जानता है कि ये प्राइस 3 महीने के बाद मिलने वाला है। तो अगर मेरे पास कोई अड़तिया कोई आ रहा है कुछ प्राइस दिखा के सामान लेने में, एटलीस्ट मैं ये कह सकूं कि भाई ज्यादा मिल रहा है, 3 महीने के बाद ये प्राइस जो दिखा रहा है फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा है, तो आप हमें कम ना दो, ज्यादा दो। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ये मार्केट का, ये हम हमेशा फार्मर्स को बोलते आ रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट हम सबको पता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें वो मार्जिन सिस्टम है, मार्क टू मार्जिन सिस्टम है, डिपॉजिट है, तो शायद वो कॉम्प्लिकेटेड रहा इसलिए बहुत फार्मर एफपीओ पार्टिसिपेट किए नहीं। लेकिन ये जो फ्यूचर प्राइस का जो सिग्नल उनको लगातार मिलता रहा, उसमें जरूर सबको फायदा हुआ है कि हम जहां भी गए हैं पता किया, सब लोग बोलते हैं एनसीडीएस का प्राइस ये है, तो हम लोग यहाँ लोकल अड़तिया को, वो डीलर को बोलते हैं आप क्यों कम दे रहे हो। तो एक तो नेगोशिएटिंग और बार्गेनिंग पावर जरूर बढ़ा था। और उसके बाद प्राइस रिस्क मैनेजमेंट जो बोलते हैं, हेजिंग करना, ये हम आपको अभी टाइम आ गया है इंडिया में। जैसे जैसे बारी बारी करके हमारा ये मार्केट में रिवॉल्यूशन आया है, 2003 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल लेवल पे एक्सचेंज बना और ट्रेडिंग चालू हुआ। अब टाइम आ गया है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये बोलना, ये शिक्षा देना कि ये मार्केट हेजिंग के लिए काफी तैयार है प्रोडक्ट के साथ। क्योंकि हेजिंग कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मुझे
आगे सोइंग के समय फार्मर को ये पता होना चाहिए हार्वेस्ट के टाइम में प्राइस कहीं भी जाए, मैं अगर आज के दिन में मेरा प्राइस को 3 महीने के बाद प्राइस में लॉक कर दिया, मेरा पैसा मुझे उतना ही प्राइस मिलेगा सेल करने के टाइम में। तो इसके लिए हम लोग सेबी की तरफ से कई सारे स्टेप्स लिए हुए हैं। हम लोग अपना रेगुलेटरी फी को पूरा माफ कर दिए हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटी पे, एनसीडीएस को, सारे एक्सचेंजेस को, और एनसीडीएस जो उसमें बचत किया, हम बोले ये पैसा आपका नहीं, ये पैसा आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भलाई के लिए ही इस्तेमाल करिए। जैसे कि उनको चाहिए मॉइस्चर मीटर, चाहिए मॉइस्चर टेस्टिंग करने के लिए, उनको सामान गोडाउन तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर की सुविधाएं, या उनको और कुछ उनको चाहिए सामान, इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें ग्रेडिंग असाइन कर सकते हैं। और फाइनली हम कुछ पैसा बचा था, उनको बोले चलिए लेट्स सी हम फार्मर्स को पुट ऑप्शंस के बारे में अवगत कराएं। तो एनसीडीएक्स पिछले नवंबर 20 को जब सोइंग टाइम चल रहा था चना और मस्टर्ड में, उस समय कुछ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को जाके बोले कि आप जो है अप्रैल मई में जो कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने के बाद, उस कॉन्ट्रैक्ट में आप सौदा करिए, पुट ऑप्शंस खरीदिए, वो जो प्रीमियम आपको देना है वो प्रीमियम हम दे देंगे क्योंकि सेबी हमको पैसा दे रखा है। तो 300 रुपया प्रति क्विंटल आई थिंक वो प्रीमियम था, ये लोग दिए भी, और अबाउट 41 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उसमें भाग लिए और उनको पुट ऑप्शन सेल भी किए, आईटीसी जैसे बड़े बड़े कंपनी सेल किए हैं। और ये फायदा हुआ कि सारे फार्मर्स सोइंग के टाइम में चना और मस्टर्ड का में जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भाग लिए, उनको ये कॉन्फिडेंस रहा कि मार्च अप्रैल में कुछ भी हो जाए हमको तो इतना पैसा मिलने वाला ही है। तो लेकिन उनका तकदीर और भी अच्छा था, उस समय स्पॉट प्राइस ज्यादा था, तो उनको ऑप्शन जो था उनके हाथ में वो एक्सरसाइज करना ही नहीं पड़ा और अपने आप वो मार्केट में जाके बेच दिए। तो कहने का मतलब ये अभी जो एफपीओज है, साथी हैं यहाँ सब एफपीओज भाई बंधु यहाँ पे है, उनको ये कहना है ये भी एक मार्केट है, यहाँ अगर चाहे तो आप आ सकते हो। आपका फ्यूचर प्राइस का जो अनसर्टेनिटी है वो अनसर्टेनिटी को आप सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा आप अवेयरनेस हो जाओ कैसे किया जाए। एनसीडीएक्स, नाबार्ड, एसएफएससी जो लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं सबसे थोड़ा सीख लीजिए, और सेबी इसमें रहेगा, आगे भी रहेगा हमेशा साथ देने के लिए। हम लोग जितना भी पॉसिबल सुविधाएं हो सकता था एनसीडीएस के कहने पर, रिक्वेस्ट पे, सारे अभी तक दे दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे रेगुलेटर के हिसाब से। और उनका प्रोटेक्शन ही हमारा फर्स्ट, सेबी का प्रियम्बल बोलता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, अब उनका प्रोटेक्शन हमारा हमेशा मुख्य लक्ष्य रहेगा। और अगर जैसे जो आएंगे मार्केट का सुविधा है वो लोग आजमाने लगेंगे, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आगामी कमिंग ईयर्स में यही एफपीओज, एक चीज मैं देखता हूँ आजकल एफपीओ के जो मैनेजर्स है काफी स्मार्ट है, एजुकेटेड है, उनको सब पता है, वो खाली एनसीडीएस के साथ काम नहीं करते हैं ना नाबार्ड के साथ, वो रिलायंस फाउंडेशन इधर उधर 10 जगह के साथ काम करते हैं और सब कुछ उनको पता है, लॉ पता है और रूल पता है, और दे आर वेरी एजुकेटेड, और उनको जरा सा हैंड होल्डिंग चाहिए और फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, उनको सब पता है, खर्च थोड़ा सा हैंड होल्डिंग चाहिए, कहीं फाइनेंशियली लेट्स बैंक की तरफ से हो या एनसीडीएस की तरफ से वायदा बाजार के लिए हो, रेगुलेटर की तरफ से, सेबी की तरफ से हो, या गवर्नमेंट सरकार की तरफ से। हम भी नाफेड और हाफेड इन लोगों को भी हमेशा परसुएट कर रहे हैं, आप लोग भी आके यहाँ भाग लीजिए, आपका प्रोक्योरमेंट भी आप वायदा बाजार के थ्रू करिए। तो शायद बात चल रहा है, चाइना में सारे गवर्नमेंट एजेंसी वायदा बाजार के थ्रू प्रोक्योरमेंट करते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, जो वर्चुअल माध्यम से जुड़ चुके हैं और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस समिट को और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। May I please request Mr. Sanjeev Puri, Chairman CII National Council on Agriculture, CMD ITC Limited, to please extend a warm welcome note to the Honorable Minister. Mr. Puri, you're on mute. माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, नमस्कार। मेरी प्रिविलेज है आपको यहाँ पे वेलकम करने के लिए और
मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अपनी और सीआईआई की ओर से कि आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में समय निकाला ये समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपनी गाइडेंस देने के लिए। ये समिट सीआईआई और एनसीडीएक्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें नैपकॉन और नाबार्ड की पार्टनरशिप है। माननीय मंत्री जी, पिछले कुछ सालों में आपकी विजनरी लीडरशिप की डायरेक्शन में मिनिस्ट्री से बहुत ही महत्वपूर्ण नई पॉलिसीज एग्रीकल्चर सेक्टर को कंपेटिटिव बनाने के लिए, फार्मर इनकम्स मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसीज अनाउंस हुई हैं। और इसमें एक, जिसको मैं कहूंगा सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बट एक तरह से एक फाउंडेशनल पॉलिसी है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पॉलिसी है एफपीओ फॉर्मेशन की और इससे जुड़े हुई एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और क्रेडिट मैकेनिज्म्स वगैरह। ये जो है ये बहुत ही एक पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी है और जो कंटिन्यूड थ्रस्ट रहा है मिनिस्ट्री का इस एरिया में, इसका फल भी नजर आ रहा है। काफी एफपीओज बन चुके हैं इंडिया में, काफी एफपीओज बहुत सक्सेसफुल हैं, काफी एफपीओज धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और सीआईआई मेंबरशिप भी, ये भी कंप्लीट कमिटमेंट है इस पॉलिसी में। काफी कंपनीज ने अपनी जो बिजनेस एग्रीकल्चर बिजनेस है उसमें एफपीओ को प्रोग्रेसिवली जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सस्टेनेबल राइस ओलैम और बेयर प्रमोट कर रहा है। आईटीसी का भी मैं एक उदाहरण दे सकता हूं जो चिली क्रॉप वैल्यू चेन में एफपीओ के साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा भी बनाना में, ग्रेप्स में, बेबी कॉर्न, काफी एरियाज में एफपीओज और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप हो रही है और इससे एग्रीगेशन से ना सिर्फ इनपुट में और नो हाउ लेने में बट ऑल्सो मार्केट लिंकेजेस में तीनों ओर से फायदा हो रहा है एफपीओ को। और इससे मैं अपना उदाहरण भी दे सकता हूं आईटीसी का कि एनकरेज्ड बाय जितने रिजल्ट्स और बेनिफिट्स दिख रहे हैं, आईटीसी भी कमिटेड है कि वो 4000 एफपीओस के साथ, जिसमें लगभग 10 मिलियन बेनिफिशरीज होंगे, के साथ काम करेंगे और उनको कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। इस साल के अंदर में लगभग 1000 हो जाएंगे और अगले साल उसको और बढ़ाएंगे। इस बार बजट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया पे इंपॉर्टेंस और पॉलिसीज अनाउंस की गई और वो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स के लिए और आर&डी को, इस सब का फायदा डायरेक्टली फार्मर्स को कैसे पहुंचाया जा सकता है थ्रू एफपीओ। इसकी पॉलिसीज, इसकी नीतियां बजट में आई हैं। इससे भी बहुत फायदा होएगा बिकॉज प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए और जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसके अगेंस्ट रेजिलियंस डेवलप करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ड्रोन्स की, लगभग 1000 एग्री स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। इसमें बहुत टेक्नोलॉजीज हैं प्रिसीशन एग्रीकल्चर की, जिससे फायदा हो सकता है और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ सकती है। तो इससे भी बहुत फायदा होगा। और मैं ये उदाहरण के लिए ये भी बता सकता हूं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काफी कमिटेड है। आईटीसी का भी मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं। हम लोग एक डिजिटल ऐप आईटीसी मार्स को भी लॉन्च कर रहे हैं फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए। इसका इनफैक्ट पायलट अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। सीआईआई में भी एक सीआईआई एफपीओ बिजनेस यूनिट बनाया गया है एफपीओ की कैपेसिटी बिल्डिंग में, और एक टास्क फोर्स भी है जो काफी एफपीओज के साथ काम कर रही है। लगभग जो सीआईआई के सेंटर के थ्रू लगभग 20,000 फार्मर्स 7 स्टेट्स में जुड़े हुए हैं और हमारा ये प्रयास है कि कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग के कुछ बढ़िया उदाहरण में कंट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि बाकी एफपीओज भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी ये एग्जाम्पल लेके और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सीआईआई और नैपकॉन ने एक
पब्लिकेशन बनाई है जिसमें जो सक्सेसफुल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर स्टडी करके उनके जो लेसन्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि सक्सेस के क्या क्या रीजंस हैं, वो उसमें कैप्चर किए हैं ताकि ये सबके साथ शेयर की जाए। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है कि जो एफपीओज जिनका बिजनेस प्लान सही तरीके से बना हुआ है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग सही तरीके से हुई है, वो एफपीओज काफी सक्सेसफुल हैं और फंडिंग एक्सेस भी उनको बेटर मिल रही है। और एफपीओज जिन्होंने मार्केटिंग के लिए मल्टीपल चैनल्स, अलग अलग चैनल्स डेवलप किए हैं, उनकी भी जो रियलाइजेशंस हैं वो बेटर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मंत्री जी कि ये जो पब्लिकेशन है, रिव्यू ऑफ सक्सेसफुल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इसको आप अगर आपको रिक्वेस्ट करूंगा रिलीज करने के लिए। May we please request all the dignitaries to kindly hold up the book and mark the release of this CII NAPCON's publication, a review of successful farmer producer organization. बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मंत्री जी। और एंड में मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप आए यहाँ पे। और CII डेफिनेटली CII मेंबरशिप बिलीव्स कि ये जो FPO की एक पॉलिसी स्टार्ट की है, दिस विल प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल in agriculture and in multiplying farmer incomes, and the membership is committed and we will continue। आपकी मिनिस्ट्री के साथ लगातार हम लोग टच में हैं और मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास कंटिन्यूड रहेगा। धन्यवाद। शुक्रिया। मेरा नम्र निवेदन मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे कृपया हम सभी को संबोधित कर अनुग्रहित करें। आज के इस अवसर पर हम सब के मध्य उपस्थित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, आदरणीय संजीव पुरे साहब, आदरणीय चिंताला जी, आदरणीय राव साहब, और इस पूरे आयोजन में जुड़े हुए सभी मित्रगण, सभी को मेरा नमस्कार है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि CII NCDX मिलकर यह FPO समिट का आयोजन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यह आयोजन FPO के संवर्धन और भारत की कृषि को एक नया आयाम देने में मील का पत्थर साबित होगी। FPO कंसेप्ट नया नहीं है। इस कंसेप्ट का पहले से भी काम होता रहा है। जैसे कि आज जो FPO इस समिट में सम्मिलित हो रहे हैं, उनकी आयु लगभग 3 वर्ष के आसपास है। लेकिन यह FPO जो कल्पना है, यह निश्चित रूप से देश के छोटे किसानों को आगे बढ़ाने में बहुत ही कारगर योजना है। और इसीलिए पिछले दिनों भारत सरकार ने 10,000 नए FPO बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया
और इस पूरे कार्यक्रम में भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है और यह काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप सब ने मिलकर जो फिर उस पर एक स्टडी कराई और उस स्टडी के माध्यम से कई प्रकार के गैप्स आप लोगों ने चिन्हित करने में सफलता प्राप्त की है और उसी दृष्टिकोण को आधार मानकर यह समिट आज आयोजित है। इस सत्र के पश्चात जो तकनीकी सत्र होंगे उनमें उन सब विषयों पर चर्चा होगी। यह चर्चा अनेक निर्णयों को जन्म देगी और इस चर्चा के जो निष्कर्ष हैं वो निश्चित रूप से एफपीओ की यात्रा में उन्हें सफलता के सोपान तक पहुंचाने में मददगार होंगे। इस अध्ययन के लिए मैं CII और NAPCONS को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जो ये प्रकाशन है इस प्रकाशन के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में कृषि को लाभप्रद और किसान को समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्नशील है और इसलिए भारत सरकार की लगातार यह कोशिश है कि किसान तक वित्त पहुंचे, कृषि उत्पाद की बाजार से संबद्धता बने, बिचौलियों की समाप्ति हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, किसान महंगी फसलों की ओर जाएं, टेक्नोलॉजी से जुड़ें, उनके उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी हो जिससे दुनिया के बाजार में वो वैश्विक मानदंडों के आगे टिक सकें और अपने देश के कृषि उत्पाद को भी बढ़ाने में योगदान दे सकें। मुझे प्रसन्नता है हमारे देश का कृषक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले, रुचि रखने वाले, चाहे वे विद्वान हों, चाहे वे कॉरपोरेट्स हों, चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, सभी लोग इस दिशा में तेजी के साथ प्रयत्न कर रहे हैं। उसका परिणाम भी आज हम लोगों को परिलक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कृषि उत्पादों में दुनिया में अगर हम देखेंगे तो या तो पहले पायदान पर खड़े हैं या दूसरे पायदान पर खड़े हैं। कोविड जैसी महामारी के दौर में भी कृषि उत्पाद का निर्यात हम सबको उत्साहित करने वाला है। कृषि क्षेत्र ने इतनी प्रतिकूलता में भी अपनी जो प्रासंगिकता सिद्ध की, वह भी निश्चित रूप से हमको इस क्षेत्र में और अधिक ताकत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कृषि के क्षेत्र में निवेश की कमी काफी लंबे समय से महसूस की जाती रही है और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 के आसपास किसान को अल्पकालिक ऋण 6-7 लाख करोड़ रुपया मिलता था और आज ये 18 लाख करोड़ रुपया किसान तक पहुंच रहा है। इससे साहूकारी ऋण से भी किसान को मुक्ति मिली है और अपने कामकाज खेती को आगे बढ़ाने में भी मदद मिली है। PM किसान सम्मान निधि जैसी योजना के माध्यम से 11.5
करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया वित्त उन तक पहुंचाने में सरकार को सफलता मिली है। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत हम देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये बनाया गया। तेजी के साथ इस पर काम हो रहा है और एफपीओ भी इस फंड का फायदा ले सकते हैं और निश्चित रूप से इस दिशा में प्रावधान किए गए हैं। मुझे कल राव साहब बता रहे थे कि वर्तमान में एफपीओ के सामने कई प्रकार की तकलीफें हैं, लेकिन साथ साथ फाइनेंस की भी तकलीफ है। तो मैं उनकी बात को समझ सकता हूं और इस दिशा में निश्चित रूप से मंत्रालय के द्वारा जो आपकी अपेक्षा है उस दिशा को हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग सभी जगह हो और इस मामले में मंत्रालय पूरी तत्परता के साथ जो अपेक्षित लोग हैं उनकी मदद करता है, उन्हें फाइनेंस मिले, ब्याज की सब्सिडी मिले, क्रेडिट गारंटी मिले, यह भी सुनिश्चित करने का काम हम सब लोग निश्चित रूप से करते रहे हैं और आने वाले कल में भी करते रहेंगे। एफपीओ इस परिकल्पना का और विस्तार करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है और हम सब जानते हैं कि जब रकबा छोटा होगा तो उसमें निवेश करना किसान के लिए तो कठिन होता ही है, कोई दूसरा व्यक्ति भी निवेश करने के लिए आगे आता नहीं है। लेकिन एफपीओ एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत सारे छोटे किसान एक स्थान पर एकत्रित हो सकते हैं, अपनी खेती में आने वाली लागत को कम कर सकते हैं, अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, सामूहिक रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, सामूहिक रूप से उपकरण खरीद सकते हैं, सामूहिक रूप से आदान खरीद सकते हैं, जिससे कि निश्चित रूप से उनके उत्पादन में लागत भी कम होगी और जो उत्पाद बनेगा उसकी गुणवत्ता और उसका प्रकार एक अच्छा होगा और कोई भी ग्राहक उस तक पहुंच सकता है, वो ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का ब्रिज एफपीओ के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सकता है। एफपीओ परिकल्पना किसान को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, उसकी आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से और कृषि के क्षेत्र में नए लोगों को आकर्षित करने की दृष्टि से, कृषि का क्षेत्र और नए पढ़े लिखे लोगों को रोजगार के अवसर सृजित कर सके, इस दृष्टि से एफपीओ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसे और आगे बढ़ाने की मंशा भारत सरकार की है। मुझे प्रसन्नता है कि सीआईआई, नैपकॉन्स, नाबार्ड ये सब लोग मिलकर इस दिशा में काम भी करते हैं, चिंता भी करते हैं और गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयत्न भी करते हैं। आज की ये समिट निश्चित रूप से इस दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे के टेक्निकल सेशन बहुत उपयोगी होंगे और इस समिट का फायदा हमारे एफपीओज को मिलेगा और जो निष्कर्ष आएंगे वो निश्चित रूप से मंत्रालय के संज्ञान में आप लोग लावें तो निश्चित रूप से बाकी जो एफपीओ हैं उन पर भी जब काम करना होगा तो ये निष्कर्ष आपके द्वारा, मंत्रालय के द्वारा निराकृत होंगे। लेकिन आगे जो एफपीओ की एक बड़ी श्रृंखला देश में खड़ी होने जा रही है उसके लिए भी मार्गदर्शन करने में बहुत काम आएंगे। इस अवसर पर मैं इस समिट की सफलता के लिए आप सबको, सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूर्ण प्रसन्नता है कि यह समिट अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इस महत्वपूर्ण विचार विमर्श के लिए समय निकाला एवं सभी उपस्थित एफपीओस, उद्योगों के प्रतिनिधियां और सारे वैज्ञानिक जो हैं यहाँ पे, उनको संबोधित करते हुए मंत्रालय की प्राथमिकताओं के बारे में मार्गदर्शन दिया। आपके द्वारा दिए हुए सभी सुझावों पे हम मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम किस तरह एफपीओस को और सक्षम बनाएं और किस तरह जो सारे मंत्रालय के स्कीम्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो इनिशिएटिव्स क्रेडिट और टेक्नोलॉजी के हैं, हम एफपीओस के पास लेके जाएं और एवं किसान और कृषि को एक नए मुकाम पर पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने का। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। उत्साह की कल्पना की जा सकती है कि CII हाइव प्लेटफॉर्म के जरिए स्ट्रीम होते इस प्रोजेक्ट की शुरुआत, इस समिट की शुरुआत में लगभग 800 पार्टिसिपेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त, जो कि गवर्नमेंट, FPO, इंडस्ट्री और एकेडमिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, आभार सभी का। इसी के साथ मेरा निवेदन डॉक्टर GR चिंताला से, चेयरमैन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृपया हम सभी को संबोधित करें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू ऑल। माननीय केंद्र मंत्री जी, ऑनरेबल श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्री कैलाश चौधरी साहब और मेरा एक्स नाबार्ड कोलीग्स मोहंती, अरुण रास्ते और नैपकॉन्स MD KV राव जी और CII का संजीव पुरी जी और अन्य 800 लोग जो इससे जुड़े हुए, सबको पहले मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज का दिन बहुत शुभ दिन है क्योंकि FPOs, when they are making so much of a progress, actually somebody has to take a pause and look into as to what exactly is happening and how actually we can do it much better. Now, as Chairman NABARD, actually I would like to put a context in a little different way. All the previous speakers have given quite a lot of an input as to really how the FPOs are working and what are the issues they are having and how they are benefiting. Now here I would like to put a kind of a context in such a way that India, at one point of a time, at the time of independence, actually we are ship to mouth. So that 50 million tons of food grains, but the population was low and the population growth was outpacing the food grain production. So we were having all the problems. So the next step the government of India had initiated was to beef up the production of the food grains because that was the need. So in the process, the Green Revolution and subsequently the same the continuum of the Green Revolution had resulted in producing quite a lot of food grains. Right now, from 50 million tons, we reached 316 million tons. And actually, one of the mute point many people, generally speakers, don't talk about, actually that India was producing hardly any amount of fruits and vegetables at the time of independence. And today we are producing 330 million tons of fruits and vegetables. Besides, world's #1 in sugar, then maybe many other crops and all those things. So these are all the issues which everyone knows about, the entire productivity figures and all those things. But at the same time, our productivity levels are still very low. When compared to the global standards, actually we are still at a lower thing, and actually we require to beef it up the productivity. So when actually the production and productivity issues are being talked about, actually we have to speak about the income of the farmer. First of all, why the farmer should be in the farming? Actually, this is the question everyone is talking about, and various surveys of the NSSO say that many of the farmers are not finding it remunerative to be in the farming. So they are having their own difficulties to continue with the kind of occupation they have chosen in their life. So if that is the case, our entire endeavor is to see that how the farmer's income goes up. Now, look into the statistics between 1970 to 2016 or 2020. At one point of a time in 17, that there was hardly any bank credit, just 0.04% of the ANBC, but we were having close to around 8 to 10 acres of land per farmer. And today we are having so much of a product credit to flow into the system, but the farmers have become very small. Now today we are having 86% of the farmers are small and marginal, who are owning less than a hectare or even below that.
And the moment actually their land size is coming down substantially, actually they have lost their ability to invest in a big way in the farms to increase their production and productivity. So this is one major area which really had ignited a kind of a thinking on the part of NABARD. NABARD, in consultation with the Government of India since 2011-12, actually we started looking into it as to how to address the problem. So we started the pilots on the FPOs, actually with our own produce fund, PODF fund and others. And that was the precursor for doing this kind of an FPOs. And in the last 10 years, NABARD had gained substantial experience with regard to promotion of the farmer producers organization. Actually, the one lesson which we have seen is that collectivization always has got its merit. It may be the cooperatives are a part of the story, but at the same time, the cooperatives for a period of time have gone into a kind of a credit cooperatives or such kind of a thing. But this is a kind of a product specific cooperative. It's not like milk, but thing is here you produce a plethora of products. In agriculture, you produce close to around 300 to 400 types of products, and which do not have a kind of unified market like milk. So now we have to create a kind of a differentiated kind of a system where each producer group should have to have their own protocols as to what to produce, how much to produce, and at what rate it should be sold. And in the process, really, what kind of a benefit actually these people are getting. So this is the entire crux of philosophy behind these FPOs. So then we started weaving all the things around this kind of a philosophy as to really how to do. First, we thought that we will bring the farmers into a kind of a fold, and the farmers have come and they started doing it. And so subsequently, the Government of India scheme has come, and now the things are getting rolled out. So now in the process, what happened? Actually, we have created close to 16,000 FPOs. But thing is, how many of them are in the hunky-dory shape? And in case if they're all not in the hunky-dory shape, what it was? NABARD, its own FPOs, actually, we have done a survey, midterm survey in various states, and we found close to around 40% or 45% of FPOs are in the investment grade. Actually, these are the people, these are the organizations which can attract the investments from anyone, the bankers or maybe anyone. But the rest of them have to be repaid, and their grading has to be upgraded to make them eligible for this kind of a institution. Then the other thing actually which we are looking into it as to what is pricking the FPOs right now is that FPOs, the other day I was talking to one of the organizations which is intimately connected with the ministry also. So when we are having a chit chat, actually we involve them in various kinds of things. He said that now if I go around the country, many of the FPOs are just doing either the input aggregation or the output aggregation, but thing is they are not doing much to the welfare of the farmers or to the kind of a technologies which they are doing. Actually now this is the time we have to put the FPOs on the even keel as to really what exactly we have to do with the FPOs. Now here, having achieved so much of a production, what exactly we are doing? Actually, we are storing so much of a food grain which we don't require. And ultimately, we do something else with that one. So now that is not the thing actually we are looking into it. Actually, now we have to improve the export competitiveness of this thing. So for that, we need to have a kind of infrastructure at the back end, whether they are the storages, cold godowns, or cold storages, logistics support, markets, which will give a fair play and also the price discovery. And at the same time, that value addition in that agri value chain. Now, one of the speaker was telling actually that what kind of a finance actually FPOs are getting. Now, if you look into it, agricultural credit as such has gone up from 8 lakh crores to 16.5 lakh crores in a period of 7 years, from 2014 to 2021. If you look at it, actually we have reached quite a lot of things. So that individual farmers level, farmers are getting the credit at a reasonably good amount and also at a very affordable rate of 4%, or even some case it is 0%. But at the same time, when the entire FPOs aggregate their produce, actually are they getting the similar kind of a benefit? Actually, no, it is not. Actually, now today, PSL lending has allowed the FPO financing, but at the same time, there is not much of a concessional kind of a finance to it. Now, even today, these are the farmers' organizations, and their processing is not to the level of the sophisticated industries, but at the same time, they add quite a lot of a value. So in case if they have to realize the good benefit, actually, there should be some kind of a system where every part of the agri value chain has to be
farmer. So if that is the case, actually somebody has to do the entire agri value chain dissection and say really which are the nodes in which actually this banking industry has to come. Now this agri value chain has got two kinds of a financing. One is the direct financing, that is the inward financing, other one is the outward financing. That is, inward financing is nothing but the money lenders who are nothing but the village aggregators give the money at a very high rate, and they are doing quite a work. Actually, we cannot deny that RTR and money lenders' role in that entire value in the supply chain of this entire agri produce. But at the same time, they extract their pound of flesh. So now for that, we need to have a kind of a direct, that is external funding from the banking system, which can give it a concessional rate. So that is where actually now the whole of the issues have to be discussed in this. The next one is that with regard to the forging links with others. Actually, NABARD had forging links with the APEDA, and the other day also we were having discussions with the MD of APEDA. And so now we want to go for educating all the FPOs to move towards the export orientation. So for that, the good agricultural practices have to be followed in a much bigger way. So if the good agricultural practice have to be must and so quite a lot of work has to be done. Then the third one is with regard to that management of FPOs. Actually, that though actually as per the statute, as per the book which we have written, that all the FPOs will be managed by professional managers who are qualified. But even today, if you make a random survey, many of them are not that qualified. Actually, they may be having some kind of a professional qualification, but at the same time, not very well adept with this kind of a procedure. So now there should be a kind of a mechanism where intense and rigorous training should be given to these people. And these people, the managers should have all kinds of things really as to how to look into the markets, how to negotiate the terms of trade, and subsequently really how to get the money at a very reasonable rate, and what are the processing requirements and how the value additions are going to add a kind of a profit to this entire community, that is the FPO as a community to do this. So that is where we have to see. Now, there are many success stories. Actually, that FPO's financing which we are doing, our subsidiary NAB Kisan is the forerunner and it is the leader in this entire FPO financing. And they have done close to around, I think, 600 or 700 FPOs were touched by them and they gave substantial amount. And the amount ranges from almost close to around 5 lakhs or 10 lakhs to close to around 3-4 crores also. Now, but even today, if you look into the gamut of the entire thing, actually this amount is still very small. So the agri value chain, actually nobody had so far fathomed really what is the ultimate depth. Some estimates say that at the present level, it may be somewhere around 50,000 crores and in future it may go to around 5 to 6 lakh crores. If that is the case, the institutions have to gear up with the big bags of money to do this one so that our competitiveness will be there. Then the next one is that FPOs have to incorporate technologies, and that is where the recent things which the government of India has given, whether it is the Atmanirbhar packages of AIF and others, and also maybe the electronic markets or the eNAM through which actually they have to do it. And beyond that, actually FPOs have to put their produce on the artificial intelligence, blockchain, and the IoT kind of a technology so that actually that they will be in tune with every kind of a thing. And at the same time, finally, they have to be on a kind of a platform where they can negotiate with anyone in a much better way. So now, when all these things happen, actually FPOs will have a much better future. So today, actually, I will say that I am not saying it is a baby steps. Actually, for the central government scheme, it may be the baby steps, but for the FPOs, the concept is already 10-year-old. So people the institutions are entering into the teens. So actually now we have to look into it in a much better way. So now my advice to everyone actually who are going to discuss this one, let us discuss things in such a way really as to really what kind of a template actually which we have to create for the FPOs to run successfully, and what kind of a DPRs kind of a thing they have to be done, what kind of a managerial requirements that are there, and what kind of a trainings actually these people have to do, and how the governance of the FPOs have to be controlled under the device. And finally, really how the farmers should own their organizations without allowing any kind of an external influence. So these things are going to do quite a lot of things to this one. And NABARD is trying to do its level best to address all these problems. We are working with NCDEX, we are working with SEBI, we are working with many other organizations, APEDA,
we are working so closely with the ministry. And the final thing, actually, since Minister Saab is there, I will say that the CBBOs have got their own issues. Actually, the 25 numbers are becoming a stranglehold on rolling out many more FPOs. So this has to be relaxed in a which way. So with this, I think the FPOs are going to become a much better and a bigger and really worth looking kind of an organizations which are bringing a paradigm shift in Indian agriculture. I wish they submit a very good kind of a discussion, and I'm very happy that NABARD and its subsidiary NAPCONS with the NCDEX, CIA and others and ministry, actually we have taken the first step of discussing issues threadbare, which were so far discussed in a hush-hush manner here and there. So now we have to make it so good and so informative, so that actually that we can start a new, a kind of an era within the same FPO ecosystem. Thank you once again for giving me the opportunity. Dhanyawad. Thank you very much, sir. कई बेशकीमती विचारधाराओं और मार्गदर्शन के मोतियों को संजोते हुए इस इनॉग्रल सेशन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस जो मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को एक बेहतर दिशा प्रदान करते हैं, इन सभी को संजोए हम इनॉग्रल सेशन के समापन की ओर आ खड़े हैं। हमारा खास तौर से आभार व्यक्त है सेबी, एनसीडीएक्स, नाबार्ड, नैपकॉन्स, सीआईआई और फेस को जो इस एफपीओ समिट को पहली बार अनवेल करते हुए एक बेहतर कल की ओर कृषि और किसान के लिए एक बेजोड़ शुरुआत कर रहे हैं। हम सभी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधे जा रहे हैं अपने पहले टेक्निकल सेशन पे कुछ 2 मिनट के विराम से। शुक्रिया।